करंटली सुज़लॉन के शेयर्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे हैं और अगर आप लोग सुज़लॉन के शेयर्स की परफॉर्मेंस को पिछले 3 महीने में देखेंगे तो सुज़लॉन के शेयर्स की प्राइस 9 रुपीज़ से लेकर 24 रुपीज़ तक पहुंच गई है। यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को सुज़लॉन ने 120% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। तो करंटली सुज़लॉन के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए मार्केट में बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या सुज़लॉन के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रॉपर चांस है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल क्या कहते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि सुज़लॉन के शेयर्स के प्राइस में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस क्या हो रहे हैं। 2005 में सुज़लॉन एनर्जी अपना आईपीओ लेकर आया था और मार्केट में 123 रुपीज में अपने शेयर्स इश्यू किए थे। जब सुज़लॉन के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हुए थे तब इस कंपनी के शेयर्स 123 रुपीज पर थे। सुज़लॉन एनर्जी के बिजनेस की शुरुआत हुई थी 1995 से और 1995 से लेकर 2005 के बीच में। इन 10 सालों के टाइम पीरियड में सुज़लॉन एनर्जी ने काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्रॉफिट कमाया। लेकिन अगर आप पिछले 18 साल के टाइम पीरियड को देखेंगे तब यहाँ पर 18 साल के टाइम पीरियड में लॉसेस ही लॉसेस दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी गिरते जा रही है। अगर आप लोग पास्ट के रिकॉर्ड को देखेंगे तो 2005 में सुज़लॉन एनर्जी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी थी जो विंड एनर्जी का प्रोडक्शन करती थी। कंपनी विंड एनर्जी के सेक्टर में जितने भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, उन सारे रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चर करता था और मार्केट में सप्लाई करता था और इसी के साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस भी करती थी। सुज़लॉन एनर्जी ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की थी तब यहाँ पर इस कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था विंड टरबाइन के मैन्युफैक्चरिंग से। कंपनी मार्केट में जितने भी विंड टरबाइन होते हैं उन सभी का मैन्युफैक्चरिंग करती थी। कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट करने के बाद सुज़लॉन के प्रमोटर्स ने सोचा कि इस कंपनी के बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उस टाइम पर मार्केट में विंड एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज थी और कुछ स्पेसिफिक कंपनीज थी जो बहुत ज्यादा ग्रो करते जा रही थी। तो सुज़लॉन एनर्जी ने डिसाइड किया था कि इन कंपनीज के सेक्टर में भी बिजनेस को एक्सपांड करना चाहिए। सुज़लॉन एनर्जी ऑलरेडी विंड मिल के टरबाइंस मैन्युफैक्चर करती थी, तो सुज़लॉन एनर्जी ने 2 मेन पार्ट्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को अक्वायर किया जो कि विंड टरबाइन के शाफ्ट और गियर बॉक्स बनाती थी। 2006 में कंपनी ने हैंसन को अक्वायर किया जो कि गियर बॉक्स के मैकेनिज्म को बनाती थी। इस कंपनी ने सैनलॉन को अक्वायर किया जो कि टरबाइंस मैन्युफैक्चर करती थी। देखो, जब कभी भी कोई भी कंपनी किसी और कंपनी के बिजनेस को अक्वायर करती है या किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने फंड्स हैं। उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर कंपनीज में। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी के प्रमोटर्स के केस में इसका बिल्कुल अपोजिट था। मतलब 2006 और 2007 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना लिया और इन्वेस्टमेंट करने के प्लान करने के बाद में इन्होंने फंड्स को इकट्ठा करना शुरू किया। सुज़लॉन एनर्जी ने इन दोनों कंपनीज को अक्वायर करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को प्लेस किया और इसके ऊपर फंडिंग उठाई और बाकी का जो बचा रिमेनिंग अमाउंट था उसके लिए लोन लिया गया और अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया। इसके बाद जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ तो इस चीज का इंपैक्ट सुज़लॉन के बिजनेस पर पड़ा और सुज़लॉन के बिजनेस का रेवेन्यू कम होते गया और 2008 से लेकर 2011 के बीच का टाइम पीरियड ऐसा था जहां पर इस कंपनी को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब कंपनी के लॉसेस होते जा रहे थे और अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसी के चलते सुज़लॉन एनर्जी ने बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर की थी और यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट डिफॉल्ट्स भी किए थे। इसके बाद 2011 में इस कंपनी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विंड एनर्जी के इंसेंटिव्स को कम कर दिया और ना के बराबर देने लगी। देखो, मार्केट में जितने भी एनर्जी के प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेस हैं, उन सभी को चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सपोर्ट करती है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करना बंद कर देती है तो इन कंपनीज के बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसके बाद 2011 से लेकर 2015 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी टेंडर पास नहीं किया विंड एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना फोकस विंड एनर्जी से सोलर एनर्जी पर शिफ्ट कर दिया था और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा सस्ती होने के कारण यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स ले रही थी और इन सेक्टर को सपोर्ट कर रही थी। इसकी वजह से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में और भी ज़्यादा डाउनफॉल आया था। इसके बाद 2016 में विंड एनर्जी के रिवर्स ऑक्शन शुरू हो गए। बेसिकली जब रिवर्स ऑक्शन होता है तो इस चीज़ का इम्पैक्ट कंपनी के पोर्टफोलियो पर और कंपनी के प्रॉफिट पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। आप लोगों ने शायद ऑक्शन के बारे में सुना होगा। ऑक्शन में क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो बिड करते हैं, बिडिंग लगाते हैं कितने प्राइस में परचेज करेंगे। लेकिन रिवर्स ऑक्शन में इसका बिल्कुल भी अपोजिट होता है। रिवर्स ऑक्शन में जब टेंडर आता है तो बहुत सारी कंपनीज बिड करती हैं और उस टेंडर को लेने के लिए कम से कम प्राइस कोट करती हैं। रिवर्स ऑक्शन के टेंडर के चलते मार्केट में सुज़लॉन एनर्जी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और 2016 के बाद अपने डेट को क्लियर करने के लिए मार्केट में इस कंपनी को अपने बहुत सारे असेट्स को सेल करना पड़ा, क्योंकि अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो कंपनी के ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा बढ़ जाता और अपने डेट के अमाउंट को रिपे करने के लिए कंपनी ने अपने असेट्स को बेचना शुरू कर दिया।
और जैसे जैसे कंपनी असेट्स को बेचते गई वैसे वैसे कंपनी की वैल्यूएशन कम होती गई और इसकी वजह से कंपनी को मेन बिजनेस से शिफ्ट करना पड़ा और कंपनी का मेन बिजनेस में फोकस उतना ज्यादा नहीं रहा, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही थी। और अगर आप लोग सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स में अभी देखेंगे तो यहाँ पर करंटली कंपनी के शेयर्स 25 रुपीस के आसपास हैं। इसका मतलब यह है कि सुज़लॉन एनर्जी ने जितने प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आया था उससे बहुत कम पर पहुंच चुका है। करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स के फंडामेंटल उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी हो रही है और इस वोलेटिलिटी की वजह से ही कंपनी के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ आ रही है। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को अभी देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा खराब हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा रिस्क पर लोगे। आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग ना होने की वजह से यहाँ पर आपको काफी ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। इससे तो बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर ले जहां पर रिटर्न का पोटेंशियल ज्यादा अच्छा होता है और कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।